टोक्यो में क्वाड समिट में 4 देशों का दम। पीएम मोदी ने संबोधन में क्वाड देशों को बताया अपना दोस्त। ज्ञानव्यापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में फैसले का दिन। ज्ञानव्यापी मामले में किस याचिका पर पहले होगी सुनवाई। यूपी विधानसभा बजट सत्र के दूसरा दिन आज अखिलेश का संबोधन। सीएम योगी देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। रांची में पूजा सिंघल के माइनिंग घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड और बिहार समेत 7 जगहों पर छापेमारी। ब्लैक मनी को वाइट करने का चलता था काम। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में हैं और यहां टोक्यो में क्वाड समिट में हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी बाइडेन संग द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्वाड देशों को अपना अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि मित्रों के बीच होना उनके लिए खुशी की बात है। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथोनी अल्बानी को बधाई दी है। क्वाड समूह के बारे में उन्होंने कहा कि क्वाड ने बहुत कम वक्त में दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। में बाइडेन और बाकी नेताओं से मुलाकात। टोक्यो में मौजूद है और क्वाड समिट में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस में शामिल होना उनके लिए खुशी की बात है और क्वाड अब दोस्त जैसा हो गया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से भी मुलाकात करने वाले हैं और ऐसे में कई सारे अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है। वाराणसी जिला जज की अदालत मंगलवार यानी कि आज फैसला सुनाएगी। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, इसको लेकर फैसला सुनाएगी। ज्ञानव्यापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में तकरीबन 45 मिनट तक दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। साथ ही वादी पक्ष डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर सुनवाई की गई है। जिला जज ने सुनवाई के बाद पत्रावली सुरक्षित रखा है। वाद की पोषणीयता पर मंगलवार को जिला जज का आदेश आएगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। और चलिए एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी से ही जुड़ी हुई बता देते हैं आपको। वाराणसी से ये बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में फिर सुनवाई है। ज्ञानव्यापी मामले में आज जिला जज सुना सकते हैं बड़ा फैसला और कोर्ट में सुनवाई से पहले न्यायालय परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने न्यायालय पहुंचकर सुरक्षा की जांच की है और कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई है। आज जिला जज ये तय करने वाली है कि किस मसले पर पहले सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुजीत पटेल वाराणसी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई है और सुनवाई 7 मामलों में होनी है। देखना है कि किस मामले में पहले होती है। बात की जाए उससे पहले कर दिए यहाँ कमिश्नरेट सतीश गणेश ने वहाँ जायजा लिया है पूरे स्थल का और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पहले से अब और दुगनी कर दी गई है। अब देखना ये कि 2 बजे तक सुनवाई होती है तो किस मामले में पहले सुनवाई हो रही है और सुनवाई जो भी होगा, लेकिन नतीजा आ जाएगा उस नतीजे से हर लोगों में खुशी की लहर हो सकती है।
बिल्कुल सुजीत, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कितने देर में ये सुनवाई होनी है? सुनवाई लगभग 2 बजे से बेंच चालू होगा और ये लगभग 30 मिनट का बेंच होगा और जिसमें ये सुनवाई होगी। और उस सुनवाई कल भी हो चुकी हुई है, लेकिन आज बस क्लियर करना है कि जो दस्तावेज इन्होंने जमा किया है और किन दस्तावेजों पे सुनवाई होती है, या फिर जो 7 मामले हैं उस 7 मामलों पर पहले सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया सुजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ज्ञान वापी मामले में आज जिला जज बड़ा फैसला सुना सकती है। कल सुनवाई हुई है और आज जो फैसला है वो सुनाने वाली है, जिसको लेकर के कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए गए हैं। आला अधिकारी वहां पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 मई को शुरू हुए विधानमंडल के सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया था और राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने से रोकने की कोशिश की थी। आज सदन की कार्यवाही में अभिभाषण पर और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे और सदन की कार्यवाही में मुख्य रूप से आज किस विधानसभा सदस्य और पूर्व विधानसभा सदस्य के निधन की स्थिति में शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। इसके अलावा आज सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा सदस्य स्पीकर और संबंधित विभागों के मंत्रियों से सवाल पूछेंगे और आज अखिलेश यादव यानी कि विपक्ष सवाल पूछेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। इस दौरान हंगामे होने के भी पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्यों की तरफ से किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था और कई अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रश्न सदन में लगाए गए हैं, जिन्हें आज पढ़ा जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। यूके के राजनयिक ऐलान जमेल गोरखपुर के औरंगाबाद गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने टेराकोटा शिल्पकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ओडीओपी ने यूपी को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने शिल्पकारों से टेराकोटा के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल की और कहा कि वे प्रयास करेंगे कि टेराकोटा को यूके तक प्रसिद्धि दिलाएं। इस दौरान गांव के लोगों से हिंदी में बात करके उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। मेरा पहली विजिट गोरखपुर में है। मैं अभी ये इस आर्टिजन्स देखा के लिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम ओडीओपी है बहुत अहम है। बहुत मैं टेराकोटा शिल्पकार हूँ। बहुत खुशी हुआ जो विदेश से आए हुए मुझसे मिलकर बहुत अच्छा है। वो भी बहुत अच्छे थे जो हम लोग को काम को देख करके बहुत ही खुश हुए हैं। छोटे अधिकारी तो बहुत लोग आए थे। अधिकारियों लोगों को भी खुशी है कि हमारे शहर के काम है। उन लोगों की खुशी है कि हमारे गोरखपुर का नाम रोशन हो रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मिर्जापुर में तेज आंधी और बारिश का कहर जनपद के हलिया, मरिहाना और 96 ब्लॉक के इलाकों में देखने को मिला है, जहां तेज आंधी में कई पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे बिजली सेवा घंटों बाधित रही। हालांकि इसमें किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आंधी आया बहुत तेजी से, फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, पेड़ में आग लगी और फिर उसके बाद पेड़ गिरा। और संजोग ये था कि यहाँ पे कोई था नहीं तो फिर जान का खतरा हो सकता था। एक ऑटो खड़ी थी, ऑटो के साइड में ही पेड़ गिरा। ऑटो एकदम सही सुरक्षित बच गया। अगर ऑटो भी गिरती तो ऑटो की धज्जियां उड़ जाती। और अब खबरें बिहार से, जहां पर वैशाली में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की शिक्षात्मक बैठक में सलीम परवेज ने भाग लिया है। जदयू जिला कार्यालय में यह बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। मौके पर विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं, मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान महफूज है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद था और रहेगा। हिंदू मुस्लिम में तनाव के लिए ये सब हो रहा है ताकि सभी अलग अलग गुटों में बैठ जाए और लोगों का उल्लू सीधा हो सके।
ध्यान दिया जा रहा है। उन तमाम योजनाओं से अवगत कराना है और अपने संगठन को साकार करना है, मजबूत करना है, ताकि आगामी चुनाव में जो है वो हम लोग मजबूती के साथ लड़ें। अच्छा, अगर आस्थान में कोई चला गया और घर के बगल का पड़ोसी तो गाड़ी से जाएगा, पैदल है ना चलते जाएगा। तो नीतीश कुमार जी की बड़प्पन वो संस्कारी लोग वो पैदल उठ के चलते हैं, उसमें राजनीति पर मत लेने की क्या जरूरत है। और चलिए अब मधुबनी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मधुबनी में डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल लीची तोड़ने पर 2 मासूमों की पिटाई का ये मामला है, जहां पर मामले में वासुदेवपुर सरपंच उपेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर जहां पर डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। मधुबनी में डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में वासुदेवपुर सरपंच उपेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल लीची तोड़ने का ये पूरा मामला है, जहां पर सरपंच उपेंद्र यादव ने बच्चों को दी थी तालिबानी सजा। जी हां, और अब इस मामले में सरपंच गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और वायरल वीडियो के साक्ष्य के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल लोखा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल 2 नाबालिग बच्चे लीची तोड़ने के लिए गए थे और इस दौरान जो वीडियो सामने आया था उसके आधार पर जांच हुई और सरपंच की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिराज हमारे साथ मधुबनी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिराज, डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी मैम, जी पूरी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने खबर दिखाया और ये जो 2 बच्चों के ऊपर जिस तरह से लीची को चुराने के एवज में उन्हें बांध कर मारा गया और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो उसकी मजाक उड़ा रहे थे बच्चों का, और जिस तरह से वो जो सरपंच है वहाँ के वो उसको दोनों को रस्सी में बांध कर चारों तरफ घुमाकर मार रहे थे। ये लगातार ये खबर जिस तरह से हम डीटीवी भारत चलाई और प्रशासन की आंख खुली और जिस तरह से उन्हें 3 दिन से उन पे नजर बनाते हुए पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल सिराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी और इसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की गई और सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास के डेहरे स्थित मथुरी वार्ड संख्या 4 निवासी सोनू उर्फ गुलाम अली के हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा, जहां आरोपी राजेश कुमार गुप्ता ने घटना में शामिल होने की बात पुलिस के समक्ष स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि 18 मई को वारदात हुई थी, जिसमें गुलाम अली उर्फ सोनू को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संदर्भ में प्रेस को जानकारी देते हुए रोहतास एसपी ने बताया कि आरोपी के पास से एक खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं घटना के कारणों को पैसे के लेन देन बताई गई। एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया था और लगातार इस मामले में छापेमारी की जा रही थी। और इस क्रम में आज यह जानकारी मिली कि इस घटना को कारित करने वाला अपराधकर्मी डेहरी थाना टाउन थाना क्षेत्र के थाना चौक कोर्ट रोड में देखा गया है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO डेहरी टाउन और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को उक्त स्थान पर घेराबंदी कर छापेमारी हेतु भेजा गया। गोपालगंज जिले के उचका गांव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां की पुलिस ने थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद के नेतृत्व में छापेमारी कर थाना इलाके के अमठा, मेहजा और उज्र नारायणपुर से हत्या का प्रयास सहित दलित उत्पीड़ना मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिवान के NH नगर थाना क्षेत्र के पकड़ी पंचायत के मेरही गांव में सोमवार की देर रात डकैतों का दौरान
डकैती के दौरान आपको बता दें कि विरोध करना 10-12 की संख्या में आए अपराधियों ने अंधाधुंध राउंड फायरिंग की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डकैत स्थानीय निवासी दिनेश सिंह के घर डकैती करने आए थे। वहीं गृह स्वामी ने जब शोर मचाना शुरू किया तो अपराधियों ने उनके पैर में भी गोली मार दी। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान पुलिस को फोन किया गया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। तो बोले कि ठीक है, हम अभी रुक जाओ, थोड़ा देर टहल लेंगे, उसके बाद आएंगे। तब तक माँ गेट बंद करने चली। गेट बंद करने चली तब तक मुंह बांधे हुए 2-4 आदमी दिखाई दिए। तब तक माँ दौड़ कर इस रूम में आ गई और बोली कि दरवाजा बंद कर लो। जानकारी यही है कि वो लोग बैठे थे, बैठने के बाद 10-12 आदमी आए। उसके बाद उन लोग के बोले कि घर में चलिए। घर में नहीं जाने के बाद वो लोग लाठी डंडा शुरू कर दिया। तो इधर से अचानक फायरिंग हो गया। अब फायरिंग हुआ तो 4-5 आदमी सबको लग गया, तो थोड़ा सा हम लोग तितर बितर हो गए। अब जितना देर तितर बितर हुए उतने में ही वो लोग निकल के चले गए। अगली खबर का रुख करते हैं। बेतिया के मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सिरसावा बाजार की तरफ जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। हालांकि बारिश होने से जल जमाव हो जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन बूढ़े और बच्चे कीचड़ और जल जमाव में गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो सरिसवा के निवासी बानी सरिसवा में हमी के रोड जोन बाई इतना नरक रोड बा। सब कोई प्रतिनिधि आवता जाता, प्रशासन आवता जाता, लेकिन ए पर कोई के ध्यान नहीं करे। देखिए सरिसवा के चारों तरफ से निकासी यही है, जल जमा हो रहा है, छोटा छोटा बारिश हो जा रहा है। किसी प्रतिनिधि चाहे विधायक कोई कई बार आए देखे, बोलेगा आश्वासन दिए नहीं हुआ। सर यहाँ का सड़क की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। चारों ओर सरिसवा पंचायत में चारों ओर की सड़कों की वही स्थिति है। प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे। गया जिले में गया जी महोत्सव की तैयारी अब अपने आखिरी सफर में है, जिसकी समीक्षा सोमवार को नगर निगम की डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने की। 25 मई से शुरू हो रहे इस 3 दिवसीय महोत्सव को सफल बनाने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्री शिरकत करने वाले हैं। वहीं गया जी महोत्सव में भजन गायक अनूप जलोटा और कॉमेडियन एहसान कुरैशी सहित कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। शहर का चौमुखी कार्यों के लिए बनाई गई है। बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। गया नगर निगम द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं का उद्घाटन समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री उद्योग मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण और शाम के पाली में और दूसरे दिन माननीय श्री अश्विनी चौबे जी केंद्रीय राज्य मंत्री और पहला दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कर कमलों से उद्घाटन इत्यादि संपूर्ण कार्यों में सम्मिलित होने के लिए सहमति प्रदान की। और चलिए झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर पूजा सिंघल माइनिंग घोटाले में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार झारखंड समेत कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बिहार समेत झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रांची में 6, बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी जारी है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि बिहार में पूजा सिंघल के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम चल रहा था। ईडी की टीम रांची में विशाल चौधरी के घर पर छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विशाल चौधरी कई आईएएस अफसरों का बेहद करीबी है बताया जा रहा है, और इसी के घर पर ईडी फिलहाल छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर, जहां पर विशाल चौधरी ब्लैक पैसों को व्हाइट करने का काम करता था। और चलिए इधर मुजफ्फरपुर में भी आईएएस पूजा सिंघल के नजदीकी के घर पर छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर ईडी सबूतों की तलाश कर रही है। पूजा सिंघल मामले में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के राहुल
नगर मोहल्ले में यहाँ पर छापेमारी हो रही है और ईडी की टीम राहुल नगर में त्रिवेणी चौधरी के मकान में छापेमारी कर रही है। तो देखिए, एक तरफ झारखंड में अभी छापेमारी और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी चल रही है। निलंबित पूजा सिंघल, आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मुजफ्फरपुर के बात करें तो यहाँ पर भी लगातार छापेमारी हो रही है। आईएएस पूजा सिंघल के नजदीकी पर ईडी का छापा और लगातार इस मामले में सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी हो रही है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर मोहल्ले में यह छापेमारी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए रुपेश, हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, मुजफ्फरपुर में भी लगातार छापेमारी हो रही है पूजा सिंघल मामले में, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह से ही ईडी की टीम राहुल नगर स्थित एक आवास से छापेमारी कर रही है। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि ये छापेमारी झारखंड की जो पूर्व आईएएस अधिकारी है पूजा सिंघल, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि अभी इससे किसी भी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरह छापेमारी की जा रही है उससे साफ तौर से यह आशंका जताई जा रही है कि ये जो छापेमारी है ये पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ मामला। आपको बता दें कि राहुल नगर के में त्रिवेणी चौधरी नामक एक व्यक्ति के घर में छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब रांची के तार बिहार से जुड़ने लगे हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आईएएस पूजा सिंघल के नजदीकी के घर पर छापेमारी जारी है। राज्यसभा के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राज्यों में गहमा गहमी तेज है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा कल अधिसूचना जारी करने से पहले ही झारखंड की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने से पहले महागठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के अंदर राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस को देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के नेता और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संख्या बल के लिहाज से राज्यसभा सीट पर जेएमएम का ही अधिकार है और वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, हम दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार दे सकते हैं। हालांकि दोनों ही दल का यह मानना है कि पंचायत चुनाव के बाद महागठबंधन के तमाम नेता आपस में बैठकर स्थिति को स्पष्ट करेंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण आज है और सुबह से ही मतदान जारी है, जिसको लेकर रामगढ़ और पतरातू प्रखंड में मतदान डाले जा रहे हैं। दोनों प्रखंडों में 470 मतदान केंद्र हैं और वहीं आपको बता दें कि 567 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। आज तीसरे चरण में रामगढ़ और पतरातू प्रखंड के 17,272 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को स्वच्छ और निष्पक्ष करने के लिए जिला प्रशासन वहां पर प्रतिबद्ध है। सरकार ऐसा चाहते हैं कि जो गांव का विकास करे, पंचायत का विकास करे और उस लायक भी होना चाहिए जो विकास को जगह से ला सके और करा सके। ये चाहता है जितना गरीब गुरबा के जो सवाल है यहाँ जिला से लेकर के प्रखंड तक इनकी सवाल को लड़ करके इनको लागू कराना। लोगों में वातावरण से सभी मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा की समस्या नहीं दिख रही है, जो भी आवश्यकता अनुसार फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।